अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे वो है स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। तो अब ये जो टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जितने भी हम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सोशल इनइक्वालिटी हो रहा है, एक्सक्लूशन हो रहा है अगेंस्ट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स, और हमने कास्ट सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया है, अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। तो ये सब चीज़ें जो है हमने देखा है कि कंटिन्यूसली बहुत पहले के टाइम से एक पर्टिकुलर कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हुई हैं हमारी सोसाइटी में, और ये एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का और ये बनी हुई है जो हम पहले से चलते आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी चल रही है। और इस सिस्टम की वजह से जो कुछ कैटेगरीज हैं हमारी सोसाइटी में, जो कुछ ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी में, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है या उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो यही हमने अब तक पढ़ा है। तो जो इस टॉपिक में अब हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो स्टेट है, स्टेट ने या फिर जो नॉन स्टेट इनिशिएटिव मतलब उन ग्रुप्स ने खुद ने ऐसे क्या इनिशिएटिव्स करे जिसकी वजह से जो कास्ट और ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है वो कम हो गया हो। स्टेट है उसने ऐसे कौन से रूल्स निकाले हैं और जो खुद वो ग्रुप्स हैं उन लोगों ने कैसे अपनी खुद की लड़ाई करने के लिए कैसे कैसे इनिशिएटिव्स करें ताकि उनको रिकग्निशन मिल सके सोसाइटी में, और ताकि उनके साथ ये जो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अलग अलग अनइक्वल ट्रीटमेंट की जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन की जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो कम हो जाएं, या फिर वो बेसिकली ख़त्म हो जाए बट एटलीस्ट कम हो जाएं। तो उसके बाद हम अपने फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है कि जो स्केड्यूल्स हैं लिस्टिंग द कास्ट एंड ट्राइब वर ड्रॉन अप इन 1935 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देन ओबीसीज वर एडेड इन 1990। सो बेसिकली इस टॉपिक में जो है, इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तब से ही उससे पहले से कि जो ग्रुप्स हैं इनको ऐसे सोशली एक्सक्लूड करा जा रहा है और साथ ही साथ उनको क्या करा जा रहा है, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्केड्यूल्स निकाले, एक कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स के बारे में उन्होंने पता किया, और ऐसे करते ही उन्होंने एक शेड्यूल निकाला कि जो ये कैटेगरीज हैं सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी की जो ये पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जो इस शेड्यूल में लिस्टेड हैं, उन्हीं के खिलाफ, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरी के खिलाफ, सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, और ये जो है ये सोशल एक्सक्लूजन की प्रैक्टिसेस हो रही है। तो ये ब्रिटिशर्स ने ही अपने टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उन्होंने एक ऐसा शेड्यूल निकाला जिसमें सारी कैटेगरीज के नाम थे, सारे ग्रुप्स के नाम थे जिनको सोशली एक्सक्लूड करा जा रहा था, और ये जो था ये सबके सब उन शेड्यूल में ब्रिटिशर्स ने लिख दिए और डिसाइड किया कि ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल है, इस शेड्यूल में जिन जिन कैटेगरीज के नाम है और इन कैटेगरीज में जो जो इंडिविजुअल्स हैं, जिन इंडिविजुअल्स को बना के ये कैटेगरी बन रही है, इस पर्टिकुलर ग्रुप या इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्पेशल ट्रीटमेंट, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्योंकि उन ग्रुप्स, उन टर्म्स को बहुत पहले से पहले के टाइम से इतना ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है, इतना ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छे से उनको ट्रीट नहीं किया गया है, सोशली एक्सक्लूड करा गया है, तो अब वो इतने ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं कि उनका आगे आना बहुत मुश्किल है। अगर हम अब जो हैं, जो स्टेट लॉज बनेंगे वो एक इक्वल ट्रीटमेंट पे बने, तो जो इनको पहले से ही अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको आगे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक तरीके से ये उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला ब्रिटिशर्स ने उन ग्रुप्स के लिए जिनको सोशली एक्सक्लूड करा जाता है, कि उनके लिए कुछ स्पेशल लॉज निकलेंगे, कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स निकालेंगे, और उन इनिशिएटिव्स, उन लॉज के थ्रू वो जो बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे आने का एक मौका मिलेगा, उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी, और जो बाकी जनरल मासेस, जो जनरल लोग हैं उनके साथ एट पार एक इक्वल ट्रीटमेंट जो है, ताकि उनको मिल पाए, उनको एक इंक्लूजन मिल पाए सोसाइटी में।
इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि इन कैटेगरीज ऑफ लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, स्पेशल लॉ, स्पेशल इनिशिएटिव्स निकलने चाहिए। और वो कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज थी वो इस शेड्यूल में लिखी गई। इस शेड्यूल में जो है सारे कैटेगरीज के नाम लिखे गए। और ये जो शेड्यूल है ये सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था 1935 में। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए और जब इंडियन गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने इस शेड्यूल के साथ कंटिन्यू करा। उन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हाँ, ऐसे बहुत सी कैटेगरीज हैं इंडिया में और ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जिनको प्रॉपर रिकग्निशन या प्रॉपर इंक्लूजन नहीं मिल पाया है सोसाइटी में। इसकी वजह से उन लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने इस शेड्यूल को, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, इस इनिशिएटिव को उन्होंने इवन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चला गया तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंटिन्यू रखा। और 1990s में जो है वो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी है अब अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको भी जो है इस शेड्यूल्स में, जो शेड्यूल था ये पहले सिर्फ कास्ट और ट्राइबल कैटेगरीज के लिए था, बट जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी उनको भी इस शेड्यूल में ऐड करा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ करा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो कास्ट और ट्राइब है, इनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना गया आगे ये। तो ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इनके अलावा भी कोई एक कैटेगरी है, इनके अलावा भी एक कैटेगरी है लोगों का जिसको ज़रूरत है ऐसे रिकग्निशन की, जिसको ज़रूरत है कि वो, उनको एक फीलिंग आए कि वो सोसाइटी में इंक्लूडेड है। इसकी वजह से ओबीसीज जो हैं उनको भी 1990s में ऐड कर दिया गया इस शेड्यूल में। उसके बाद ये हम देखते हैं, ये हमारा इनिशियल एक स्टेज था जहाँ से शुरू हुआ ये कास्ट एंड ट्राइब और ये ओबीसी का जो रिकग्निशन है वो यहाँ से शुरू हुआ। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि एक इनिशिएटिव लिया गया, एक कोशिश करी गई, एक लॉज निकालने की कोशिश करी गई जिसकी वजह से उनको एक इंक्लूजन मिल सके सोसाइटी में। तो ऐसा वो कौन सा लॉ था जिसकी हेल्प से वो इंक्लूजन मिल पाई? वो था ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट इनिशिएटिव, जो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने एक लॉ निकाला, वो था रिजर्वेशंस का लॉ। रिजर्वेशन हम आज के टाइम में भी बहुत बार पढ़ते हैं और हम हर जगह रिजर्वेशंस के बारे में न्यूज़पेपर्स में और हर जगह न्यूज़पेपर्स, रेडियो, किसी भी मैगज़ीन में रिजर्वेशंस के बारे में टाइम टू टाइम जो है खबरें आती रहती हैं। तो बेसिकली जो रिजर्वेशन हम पढ़ते हैं ये एक्चुअली में है क्या, रिजर्वेशंस क्या करता है, ऐसा क्या करता है ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कि उनको एक मौका मिल रहा है कि वो आगे आ पाए। तो रिजर्वेशंस के बारे में अगर हम अभी बात करें तो रिजर्वेशंस एग्जैक्टली क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स है, अगर हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले तो अगर हम मान लें कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उस सीट्स में से कुछ प्रोपोर्शन, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कम्प्लीटली साइड कर दी जाएंगे उसमें, एक्सेप्ट ओबीसी, एससी और एसटी, इन 3 कैटेगरीज के अलावा किसी और का एडमिशन नहीं होगा। तो रिजर्वेशंस का मतलब यही है कि जो एक पब्लिक डोमेन है, एक पब्लिक स्फेयर है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, तो ये सब की सब जो है इन सब में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होती हैं कि इतनी सीट्स हैं और इतने लोगों को एडमिशन मिल सकता है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने जो है, हमारे जो स्टेट है, उन्होंने क्या इनिशिएटिव दिया कि उन सीट्स में से कुछ भाग उन सीट्स का जो है वो रिजर्व कर दिया, किसके लिए? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। इसका मतलब है उन पर्टिकुलर सीट्स में जो रिजर्व हैं इन कैटेगरीज के लिए, तो इन कैटेगरीज के अलावा कोई भी जनरल मास का जो पीपल है या जो कोई भी जनरल मास का जो पर्सन है वो उन सीट्स में एडमिशन नहीं ले सकता, उन सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ एक एससी, एसटी और ओबीसी ही उन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस तरीके से हमारा जो स्टेट है उन्होंने कोशिश करी कि अगर हम ऐसे कुछ सीट्स रिजर्व कर दें स्कूल्स,
कॉलेजेस और जॉब्स और ऐसे पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्पेयर ऑफ लाइफ में अगर हम ऐसी कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर देते हैं पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे हम लोग एक तरीके से उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो आगे आ सके, वो जो है वो अपनी सोसाइटी में अपने आप को रिकग्नाइज कर सके, एक सोसाइटी में अपने आप को सोसाइटी का एक पार्ट मान सके। तो ये जो है ये इनिशिएटिव स्टेट ने स्टार्ट किया जिसको बोला गया रिजर्वेशंस। तो रिजर्वेशंस एग्जैक्टली क्या करता है कि जो रिजर्व जो प्रपोर्शन है, अब हमने ये देख लिया कि जो रिजर्वेशंस है उसने एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व कर ली हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, और उस कैटेगरी के अलावा कोई भी उन सीट्स के लिए अप्लाई नहीं करता। तो अब जो बात आती है वो ये आती है कि वो जो पर्टिकुलर पोर्शन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ इस कैटेगरी में SC, ST और OBC के अलावा कोई नहीं आएगा, वो कैटेगरी डिसाइड कैसे हुई, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कैटेगरी जो है वो जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स है वो ऐसे कुछ भी दिमाग में रख के कुछ भी सोच के तो उन्होंने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया ना, एक मेथडोलॉजी, कुछ मेथड होगा, कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से इतनी पोर्शन ऑफ सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। तो वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि जो SC और ST हमारी पॉपुलेशन में जितना उनका प्रोपोर्शन है, जितने प्रोपोर्शन में SC और ST और OBC है हमारी पॉपुलेशन में, उसके प्रोपोर्शन में ही जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व हो जाती हैं। So the proportion of reserved seats is equal to the percentage share of SC and ST in total population। तो हम यही देख रहे हैं कि एक फेयर इनिशिएटिव देने के लिए जिसकी वजह से जनरल मासेस हैं उनको भी उन्होंने अनदेखा नहीं करा, एक जनरल मास के जो लोग हैं उन लोगों को भी एकदम साइडलाइन नहीं करा। इनफैक्ट उसकी जगह पे जनरल मासेस के जहाँ पे सीट्स अभी भी हैं उसकी जगह उन्होंने क्या करा कि जितना भी SC और ST का टोटल पॉपुलेशन है उसके इक्विवेलेंट जो है उतनी प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या जॉब्स में, ऐसी जगहों पे उन्होंने जो है सीट्स रिजर्व करे विच इज़ प्रोपोर्शनेट एंड इक्विवेलेंट टू द परसेंटेज शेयर ऑफ SC एंड ST इन द टोटल पॉपुलेशन। तो इससे क्या होता है कि अब हर एक SC, ST और OBC को पता है कि जितना एक जनरल कैटेगरी के लोगों के पास एक चांस है आगे बढ़ने का, उतना ही एक SC, ST और OBC जो लोग हैं उनके पास भी उतना ही एक चांस है आगे बढ़ने का और अपने आप को इक्वल प्रूव करने का सोसाइटी में। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है स्टेट की तरफ से जिसकी वजह से SC और ST जो हैं वो आगे आ सके और जो OBC हैं उन सबको रिकग्निशन मिल सके। बट ये जो रिजर्वेशंस एंड ये जो पूरी ये एक मेथडोलॉजी उन्होंने डिसाइड करी कि हाँ इसकी मदद से हम जो एक पिछड़ा हुआ वर्ग है हमारी सोसाइटी का उनको भी हम आगे ला सकते हैं, उनको भी हम एक चांस दे सकते हैं आगे बढ़ने का। बट ये सब जो चीज़ें थी ये आसान नहीं थी क्योंकि ऐसी चीज़ों को एक लागू करने के लिए और एक सोसाइटी का एक माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है जब कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को बाहर ही रखना है, तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ ऐसे माइंडसेट वाली जो लोगों से मिलकर जो सोसाइटी बनी है उसको हैंडल करना, उसको उनके साथ एक ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करना ये आसान बात नहीं होती। तो हम ये देखते हैं कि इस रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए और ताकि जो SC, ST और OBC हैं उनको आगे लाने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए। क्यों? ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अभी भी हमारी सोसाइटी में उसको ख़त्म करा जा सके, और ख़त्म नहीं तो किसी तरह उसको प्रोहिबिट किया जा सके, और अगर वो प्रोहिबिट भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट उसको पनिश करा जा सके। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे सिर्फ एक इनिशिएटिव लाना काफ़ी नहीं था,
क्योंकि इस इनिशिएटिव के आने की वजह से जो सोसाइटी का माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो रहा था, और सोसाइटी इतनी वेलकमली जो है, इतने खुले दिल से या खुले हाथों से जो इस पर्टिकुलर सोसाइटी है जिसको उन्होंने इतने सालों से, इतने डेकेड्स से जो उन्होंने सोशली एक्सक्लूड करा है, उनको एकदम से वो सोसाइटी के अंदर इंक्लूड नहीं करने दे रही थी, एकदम से वो नहीं चाहते थे कि वो सोसाइटी के अंदर आए। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रैक्टिसेस अभी भी कंटिन्यू होती हैं, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज भी हमें काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि किसी दलित को किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट्स होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिला। तो ऐसी जो कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं जो कंटिन्यू थी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इस वजह से हमारे गवर्नमेंट ने थोड़े और लॉज बाहर निकाले ताकि ताकि एक डर रहे, सोसाइटी के मन में भी एक डर रहे कि जो अब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इतनी ईजिली नहीं हो सकती, और जो सोसाइटी है उसका भी माइंडसेट जो है वो एक ब्रॉडर लेवल पे खुल सके। तो इस वजह से अनटचेबिलिटी, किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, और ख़त्म नहीं तो प्रोहिबिट करने के लिए और फिर पनिश करने के लिए लॉज निकाले गए। तो जो सबसे पहला लॉ उन्होंने निकाला था, वो था कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट ऑफ 1850। 1850 में सबसे पहला लॉ निकला था, और इस लॉ में जो है वो ये डिसाइड किया गया कि जो दलित्स बच्चे हैं, दलित्स द पीपल जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था, जिनको बिल्कुल भी सोसाइटी में आने के लिए इंक्लूड नहीं करा जाता था, और उन लोगों को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। तो उन लोगों के लिए जो है ये कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट निकला 1850 में, ताकि जो दलित्स हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनको जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन मिल सके, और उनको इस गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेने से कोई रोक ना सके। इसी वजह से जो है कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट 1850 में ही निकल गया था। अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट था, एक बहुत ही फेयर एक्ट था, ताकि जो दलित्स के जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिल सके और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। इसलिए सबसे पहला एक्ट ये निकला था, और वो दलित्स को लेके निकला था, अनटचेबल्स को लेके निकला था। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे लॉज और बहुत सारे एक्ट कंटिन्यूसली जो है वो इन कास्ट के लिए, इस शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और इस ओबीसी कैटेगरी, इन सब लोगों के लिए कंटिन्यूसली एक पीरियड ऑफ टाइम में और अब तक निकलते आ रहे हैं, ताकि जो है सोसाइटी में एक सेंसिटिविटी आ सके, सोसाइटी में जो है वो चेंज आ सके। बट यहाँ पे हम सिर्फ कुछ लॉज के बारे में ही बात करेंगे। तो जो हमारा सेकेंड लॉ है वो हमारा सबसे मोस्ट रीसेंट लॉ, अभी जो रिसेंटली जो है वो लॉ बना है, वो था हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 विच बिकेम लॉ ऑन 23rd Jan 2006। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये वाला जो एक्ट है ये एक लॉ नहीं है, बल्कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको अमेंड करने का एक्ट निकला था, और इस एक्ट में जो है वो बेसिकली क्या है कि जो ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी है, उनको हायर एजुकेशन के लिए जो है वो मना नहीं किया जा सकता। जो हायर एजुकेशन है उसमें उनका एडमिशन ईजिली हो सके, उसके लिए ये जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट निकला था, ताकि जो ओबीसी कैटेगरी है दे कैन गेट हायर एजुकेशन, एंड उनको जो है कोई मना ना कर सके जस्ट बिकॉज वो ओबीसी कैटेगरी में है और उनको ऐसे एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई ना कह सके। इसी वजह से ये जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट निकला था, जो सबसे रीसेंट एक्ट है, और ये लॉ बन गया था अभी 23rd जनवरी 2006 में। उसके बाद अगर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट की बात करें, वो है 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट। एंड ये एक एक्ट था जिसने क्या किया, इट स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजंस फॉर पनिशिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस और ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासीज। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट ने क्या करा कि जो प्रोविजंस है पनिश करने के लिए उन लोगों के लिए जो भी आदिवासी या दलित्स को किसी भी तरीके से
ह्यूमिलिएट करते हैं या इंसल्ट करते हैं या उन पे वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंटली अटैक करने की कोशिश करते हैं जिस बिकॉज वो दलित है या अनटचेबल है या आदिवासी है। तो इस वजह से जो है ये 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट निकला था, जिसने प्रोविजन स्ट्रॉन्ग कर दिए कि अगर ऐसा कोई भी इंसान है जिसने दलित या किसी आदिवासी को परेशान करने की कोशिश करी है, वायलेंटली अटैक करने की कोशिश करी है या फिर ह्यूमिलिएट या इंसल्ट करने की कोशिश करी है, तो उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा। ये एक एक्ट जो है ये उनके सपोर्ट में निकला था। एट्रोसाइड्स एक्ट जो हम बात करें, एट्रोसाइड्स का मतलब यही होता है, एट्रोसिटीज़ का मतलब भी यही होता है कि किसी को परेशान करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी पे वायलेंट हो जाना। तो यही है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट की एक एक्ट निकला है जो ऐसे एट्रोसिटीज़ जो हो रही हैं दलित्स और आदिवासीज़ में उनको प्रिवेंट कर सके, उनको होने से रोक सके। वो ये एक्ट है जो बहुत ही स्ट्रिक्टली ऐसे लोगों को पनिश करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम जैसा कि जानते ही हैं कि इतने सारे एक्ट्स निकल चुके हैं, रिजर्वेशंस निकल चुकी हैं, ताकि क्या हो, ताकि सोसाइटी के माइंडसेट में जो है वो चेंज आ सके, एक सोसाइटी जो है वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाए ऐसे दलित्स और आदिवासीज़ के लिए, ऐसे अनटचेबल्स के लिए, ओबीसीज़ के लिए, स्केड्यूल कास्ट के लिए, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए। इतने सारे एक्ट्स, इतने सारे लॉज, रिजर्वेशंस, पता नहीं क्या क्या नहीं निकाला हमारे स्टेट ने ताकि एक सेंसिटिविटी आ सके। बट उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद हम काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं कि विलेजेस में और कभी कभार सिटीज़ में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है या जो एक ह्यूमिलिएशन का एक्ट है ऐसे लोगों के खिलाफ, इस कैटेगरी ऑफ लोगों के खिलाफ, वो कंटिन्यूसली होता रहता है। और अब तक ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज के ज़माने में जब हम सब इतने मॉडर्न हो गए हैं, उसके बावजूद भी जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो ऐसे स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब को अलग करती हैं या एक्सक्लूड करती हैं सोसाइटी से, ऐसी प्रैक्टिसेस अभी भी प्रिवेल करती हैं इंडिया में। जबकि इंडिया अब एक इतना मॉडर्न स्टेट हो चुका है, बट उसके बावजूद जो है ऐसी टेक्निकलिटी, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे जो कल्चर्स हैं जो ये सब चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में और वो अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं। और हमें न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न्स, उनके थ्रू ऐसी कोई ना कोई स्टोरी सुनने को मिलती ही है। तो हमने एक चीज़ तो यहाँ पे देख ली है कि जो लेजिस्लेशन है, सिर्फ लॉ बनाना ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से लॉज हैं जो निकले हुए हैं ऑलरेडी ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, बट उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो लोग प्रोटेक्टेड फील नहीं करते हैं और उसके बावजूद उन पर इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट कंटिन्यू होता रहता है। तो हम देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेशन जो है सिर्फ वो काफ़ी नहीं है एक ऐसी थॉट को चेंज करने के लिए, ऐसी सोसाइटी को जिसमें ये थिंकिंग इतने टाइम से प्रिवेल कर रही है, उसको एंटायरली ऐसी ये प्रैक्टिस ही हट जाए, ऐसा कुछ करने के लिए जो है सिर्फ लेजिस्लेशन जो है वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर लेजिस्लेशन काफ़ी होता तो अब तक इतने लॉज निकल चुके हैं कि ये सोसाइटी, अब ऐसी कोई प्रैक्टिस अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। हम जो इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं ऐसे लोगों को, वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। ऐसा कुछ होने में नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेशन है उसके आने की वजह से भी जो है वो अभी तक ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये प्रिवेल कर रही हैं और ये ख़त्म नहीं हुई है। इसकी वजह से जो दलित, अब अगर हम बात करें, हमने ये बात करी कि स्टेट ने जो है क्या क्या चीज़ें करी हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्टेट है वही इनिशिएटिव ले रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो दलित्स हैं, जो आदिवासीज़ हैं, उन्होंने तक जो है अपने स्ट्रगल के लिए काफ़ी
मेहनत करी है, काफ़ी लड़ाई लड़ी है अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाने के लिए, अपने आप को सोसाइटी में इंक्लूड करवाने के लिए। दलित अब जो है स्टार्टिंग से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंट में, कल्चरल फ्रंट में, एजुटेशनल फ्रंट में। वो किसी ना किसी तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी लड़ाई जो है कितनी डिफ़िकल्ट है सोसाइटी में। और सिर्फ स्टेट ही नहीं बट इनफैक्ट दलित आदिवासीज़ हैं वो अब खुद भी अपने लिए आवाज़ उठानी उन्होंने शुरू कर दी है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों की जो दलित थे, जिन्होंने उस दलित होने के बावजूद जो है वो सोसाइटी में अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी है और अपनी आवाज़ लाने की कोशिश करी है, तो अगर हम बात करें ऐसे लोगों की तो हम बात कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रगल्स जो हैं वो लॉन्च करी थी लोगों ने, जैसे ज्योतिबा फूले, पेरियार, अंबेडकर। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दलित हैं, जो दलित पीपल हैं, बट स्टिल उन्होंने जो है अपने आप को रिकग्नाइज़ करवा दिया है, क्योंकि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई उन्होंने तब लड़ी थी जब दलित को इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलता था। तो हम देखते हैं कैसे हमने उनको रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हम उनके बारे में बुक्स में भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी जो स्ट्रगल्स थी, ये ज्योतिबा फूले, पेरियार, अंबेडकर ऐसे लोगों ने लड़ी थी ताकि जो है दलित्स को रिकग्निशन मिल सके। और जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आई थी ताकि दलित्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने आप को जो है वो मिला सकें और फिर अपनी जो है लड़ाई लड़ सके। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बहुजन समाज पार्टी है यूपी में। बहुजन समाज का मतलब ही ये है जो बैकवर्ड पीपल हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसी को बहुजन समाज बोलते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो यूपी में निकाली गई। वो एक स्पेशली एक पर्टिकुलर पार्टी निकाली गई ताकि जो है ये दलित की जो लड़ाई है या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी लड़ाई जो है वो इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लड़ी जा सके। और इसके साथ ही साथ एक दलित संघर्ष समिति भी निकाली गई कर्नाटका में। ये एक ऐसी समिति थी जिसकी मदद से जो दलित हैं वो अपनी वॉइसेस जो हैं वो दूसरों तक पहुंचा सके, उनकी जितनी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनका स्ट्रगल है वो एक जनरल मास तक पहुंच सके। तो एक दलित संघर्ष समिति भी निकली थी कर्नाटका में। और ये सब हम देख रहे हैं कि जो दलित इन सब चीज़ों की वजह से जो जितने भी दलित हैं या जो ऐसी सोसाइटीज़ है, अब उन्होंने काफ़ी लंबा रास्ता तय कर लिया है। अगर हम आज के बारे में बात करें तो हाँ, हम ये बात मानते हैं कि अभी भी ये सब प्रैक्टिसेस अभी भी प्रिवेल करती हैं, बट हम ये भी नहीं कह सकते ना कि अब जितनी पहले के टाइम में प्रिवेल करती थी अभी भी वही हाल है। नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से दलित्स ने जब खुद अपने आप लड़ाई लड़ी है, इनफैक्ट देयर आर काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स भी हैं जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं और उन्होंने लिटरेचर लिखा, उन्होंने बुक्स लिखी है और डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। तो हम देखते हैं कि उन्होंने हर जगह से अपनी लड़ाई जो है वो लड़ी है, फिर चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, फिर चाहे वो उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हो, चाहे उन्होंने स्ट्रगल्स लॉन्च करी हो। तो हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली जो है अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से हम जानते हैं कि आज के टाइम में भी एक चेंज आया है सोसाइटी में। सोसाइटी एक हद तक जो है वो सेंसिटिव हो चुकी है, बट अब जो मेन काम है, जो सबसे बड़ा काम ये है कि इस सोसाइटी ऐसी एक बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस को कम्प्लीटली इरेज करना जो अब तक जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। बट हाँ, इनकी कंटिन्यूसली जो इनकी जो स्ट्रगल्स हैं उनके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट के बाद जो ऐसी प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो जाएगी।